आपका स्टडी अड्डा प्रो में स्वागत है। मुगल साम्राज्य का पतन एवं 18वीं सदी का भारत। तो मुगल साम्राज्य, सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जिसने कभी लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर हुकूमत की, आखिर वो ताश के पत्तों की तरह ढह कैसे गया। आज हम इसी कहानी के, कह सकते हैं कि, रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। हम देखेंगे कि आखिर हुआ क्या था। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम पता लगाएंगे कि इस पतन की शुरुआत हुई कहां से, आखिर वो पहला पॉइंट कौन सा था। फिर हम उन वजहों को गहराई से समझेंगे जिनकी वजह से इतना बड़ा साम्राज्य घुटनों पर आ गया। इसके बाद हम उन बाद के मुगल शासकों के बारे में भी जानेंगे जिन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा। और फिर हम 18वीं सदी के भारत की एक बड़ी ही दिलचस्प विरोधाभासी दुनिया को देखेंगे। और हाँ, आखिर में, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, कुछ बढ़िया सी मेमोरी ट्रिक्स होंगी ताकि ये सब कुछ आसानी से याद रह जाए। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी की शुरुआत से। वो कौन सा एक, कह सकते हैं, टर्निंग पॉइंट था। वो कौन सा साल था जब इतने बड़े साम्राज्य के पतन की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। तो ये सब शुरू हुआ साल 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ। देखिए, औरंगजेब एक बहुत ही ताकतवर शासक था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसकी एक नीति, दक्कन नीति, साम्राज्य पर बहुत बहुत भारी पड़ी। हुआ ये कि उसने अपने शासन के आखिरी 25 साल दक्षिण भारत में लड़ाइयां लड़ते हुए बिता दिए। अब सोचिए, बादशाह राजधानी दिल्ली से इतने लंबे समय तक दूर है, तो इसका नतीजा क्या हुआ। नॉर्थ इंडिया में जो कुलीन थे, जो अमीर उमरा थे, वो बेहिसाब ताकतवर हो गए। और बस दरबार में गुटबाजी और साजिशों का दौर शुरू हो गया, जिसने साम्राज्य की नींव को, आप कह सकते हैं, अंदर ही अंदर खोखला कर दिया। तो ये कह सकते हैं कि औरंगजेब की मौत तो बस एक चिंगारी थी, पर वो कौन सी बड़ी वजह थी, वो कौन से कारण थे जिन्होंने मुगल साम्राज्य के इस आग को हमेशा हमेशा के लिए बुझा दिया। चलिए अब एक एक करके इनको समझते हैं। तो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी वजह थी राजनीतिक। हुआ ये कि औरंगजेब के बाद कोई भी काबिल, कोई दूर की सोचने वाला शासक गद्दी पर बैठा ही नहीं। उसके जो बेटे पोते थे वो कमजोर थे और सिंहासन के लिए आपस में ही लड़ते मरते रहते थे। अब इन सिविल वॉर्स यानी गृह युद्धों का असर क्या हुआ। साम्राज्य का पूरा खजाना खाली हो गया और नतीजा, बादशाह तो बस नाम के रह गए। असली पावर जो थी वो शक्तिशाली गुटों और अमीरों के हाथ में आ गई थी, जो बादशाह को बस अपनी कठपुतली की तरह इस्तेमाल करते थे। अच्छा, इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए दो शब्दों का मतलब समझना बहुत जरूरी है, जागीरदार और जमींदार। इनमें फर्क क्या था। देखिए, जागीरदार को हम एक तरह का सरकारी मैनेजर समझ सकते हैं, जिसकी ड्यूटी होती थी एक इलाके से टैक्स वसूलना। ये एक सरकारी पोस्ट थी, तो उसका कभी भी ट्रांसफर हो सकता था। वहीं दूसरी तरफ जमींदार था। जमींदार उस जमीन का वंशानुगत मालिक होता था, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी। उसके पास सिर्फ टैक्स वसूलने का ही नहीं, बल्कि वहां की कानून व्यवस्था संभालने का भी अधिकार था। और हुआ ये कि वक्त के साथ साथ यही जमींदार बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए। अब आते हैं मिलिट्री पर। साम्राज्य की सैन्य ताकत भी, आप समझिए, लगातार कमजोर होती जा रही थी। मुगल सेना अभी वही पुरानी तकनीकें, वही पुरानी युद्ध की रणनीतियां इस्तेमाल कर रही थी, जबकि बाकी दुनिया बहुत आगे निकल चुकी थी। और फिर जो बची खुची कसर थी वो बाहरी हमलों ने पूरी कर दी। पहले 1739 में ईरान से नादिर शाह आया। उसने दिल्ली को इतनी बेरहमी से लूटा कि क्या ही कहें। वो अपने साथ मशहूर मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा भी ले गया। फिर 1761 में हुई पानीपत की तीसरी लड़ाई। इसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों और मुगलों की मिलीजुली सेना को बुरी तरह से हरा दिया। ये हारें, सच पूछिए तो, मुगल साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कीले साबित हुए। अब बात करते हैं पैसों की, आर्थिक हालात की। तो आर्थिक रूप से भी साम्राज्य की हालत बहुत खराब थी, लगभग दिवालिया हो चुका था। अब खाली खजाने को भरने के लिए इजारा नाम का एक नया सिस्टम शुरू किया गया। ये था क्या? असल में ये टैक्स वसूली का प्राइवेटाइजेशन था। मतलब सरकार एक इलाके का टैक्स वसूलने का अधिकार उसे देती थी जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा। अब इसका सीधा असर किस पर पड़ा? किसानों पर। उनका भयानक शोषण हुआ। टैक्स वसूलने वाले उनसे से ज्यादा पैसा निचोड़ने की कोशिश करते थे। नतीजा क्या हुआ? बहुत से किसानों ने परेशान होकर खेती ही छोड़ दी, जिससे खेतीबाड़ी चौपट हो गई और जगह जगह बगावतें होने लगीं। और आखिर में एक और बड़ा कारण था, औरंगजेब की धार्मिक नीतियां। उसने गैर मुस्लिमों पर जजिया टैक्स दोबारा लगा दिया, कई मंदिरों को तोड़ने के हुक्म दिए। अब इन सब कामों का नतीजा ये हुआ कि राजपूत, मराठा, जाट और सिख, ये जो ताकतवर समुदाय थे, वो सब साम्राज्य से नाराज हो गए, दूर हो गए। और याद रखिए, ये वही लोग थे जो कभी मुगल सल्तनत के सबसे बड़े और वफादार सहयोगी माने जाते थे। तो ये तो हो गए कारण।
साम्राज्य तो ढह रहा था, ये तो साफ है। पर सवाल ये है कि उस वक्त गद्दी पर कौन बैठा था? कौन थे वो शासक जो इस डूबते हुए जहाज के कैप्टन थे? चलिए अब एक नज़र उन परवर्ती मुगल शासकों पर डालते हैं। तो सबसे पहले आते हैं बहादुर शाह प्रथम। ये जनाब अपने राजकाज से इतने बेखबर रहते थे कि इतिहासकार खफी खान ने इन्हें नाम ही दे दिया शाह बेखबर, मतलब एक ऐसा राजा जिसे कुछ खबर ही नहीं है। इनके बाद आए जहांदार शाह। ये इतने कमजोर थे कि इन्होंने ताकतवर अमीरों को खुश करने के लिए जजिया टैक्स तक हटा दिया, लेकिन इतना सब करने के बाद भी अपनी गद्दी नहीं बचा पाए। इसके बाद दौर आया फर्रुखसियर का, और इसका शासनकाल तो भाई साजिशों और धोखेबाजी से ही भरा पड़ा था। ये असल में सैयद बंधुओं की कठपुतली था, जिन्हें उस दौर का किंग मेकर्स कहा जाता था। लेकिन फर्रुखसियर ने एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक गलती की। साल 1717 में उसने एक शाही फरमान जारी किया, जिसे दस्तक भी कहते हैं, और इस फरमान ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में बिना कोई टैक्स दिए व्यापार करने का अधिकार दे दिया। ये एक ऐसा फैसला था जिसने हिंदुस्तान का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। यहीं से आप कह सकते हैं ब्रिटिश राज की नींव पड़ गई थी। फिर आए मोहम्मद शाह। इन्हें इनके रंगीन मिजाज और ऐशो आराम वाली जिंदगी की वजह से रंगीला के नाम से जाना जाता था। और जब बादशाह रंगीला दिल्ली में नाच गाने और पार्टियों में डूबे हुए थे, तब साम्राज्य एक एक करके बिखर रहा था। अवध, बंगाल, हैदराबाद, कर्नाटक, इन सब बड़े बड़े सूबों ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया, और मुगल साम्राज्य वो बस दिल्ली और उसके आसपास के छोटे से इलाके तक सिमट कर रह गया था। मुगल साम्राज्य का जो अंत था वो बहुत लंबा और दुखद था। शाह आलम द्वितीय बक्सर की लड़ाई हारे और फिर अंग्रेज़ों के पेंशनर बनकर रह गए। और फिर आए आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। वो 1857 के विद्रोह का चेहरा तो बने, पर अपनी मर्जी से नहीं। जब विद्रोह को कुचल दिया गया तो अंग्रेज़ों ने उन्हें देश निकाला देकर रंगून भेज दिया। वहीं पर 1862 में गुमनामी के अंधेरे में उनकी मौत हो गई, और बस इसी के साथ एक महान साम्राज्य का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। तो ये तो साफ है कि राजनीतिक तौर पर 18वीं सदी भारत के लिए एक बहुत बुरा दौर था, एक आपदा थी। लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही है, या इसमें कोई और पेंच भी है? जैसा कि हम अब देखेंगे, ये दौर विरोधाभासों से यानी कॉन्ट्राडिक्शन से भरा हुआ था। और यही है 18वीं सदी के भारत का सबसे बड़ा पैराडॉक्स, सबसे बड़ा विरोधाभास। एक तरफ सेंट्रल पावर यानी मुगल साम्राज्य बिखर रहा था, राजनीतिक उथल-पुथल मची थी। वहीं दूसरी तरफ भारत की इकोनॉमी जबरदस्त तरीके से फल फूल रही थी। ये जानकर शायद हैरानी हो कि साल 1750 में दुनिया के टोटल ट्रेड में भारत का हिस्सा जानते हैं कितना था? 25%। 25%। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अब पावर और पैसे का सेंटर दिल्ली नहीं रह गया था। अब नए सेंटर्स बन गए थे, अवध, बंगाल, हैदराबाद जैसे राज्य। ये राजनीतिक रूप से तो आज़ाद हो चुके थे, लेकिन आर्थिक रूप से बहुत अमीर थे। ठीक है, तो हमने काफी कुछ देख लिया है। अब समय है इस सारी जानकारी को समेटने का, और वो भी कुछ आसान सी मेमोरी ट्रिक्स के साथ, जो एग्जाम में बहुत काम आने वाली हैं। तो अगर हमें सब कुछ समराइज करना हो तो कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य का पतन 4 मेन पिलर्स, 4 मुख्य स्तंभों पर टिका था। पहला, राजनीतिक कारण यानी कमजोर उत्तराधिकारी और दरबारी गुटबाजी। दूसरा, सैन्य कारण यानी पुरानी पड़ चुकी तकनीक और बाहरी हमले। तीसरा, आर्थिक कारण जो इजारा सिस्टम की वजह से पैदा हुआ। और चौथा, धार्मिक कारण, ऐसी नीतियां जिन्होंने जरूरी सहयोगियों को ही दुश्मन बना दिया। और अब एग्जाम के लिए वो स्मार्ट ट्रिक्स। पतन के कारणों को याद रखने के लिए बस एक शब्द याद रखिए, PMER। P से पॉलिटिकल, M से मिलिट्री, E से इकोनॉमिक और R से रिलीजियस। सिंपल। और जो पहले 4 बाद के मुगल शासक थे उनके क्रम के लिए याद रखिए BJFM। B से बहादुर शाह, J से जहांदार शाह, F से फर्रुखसियर और M से मोहम्मद शाह। और इसे याद रखने की एक मजेदार लाइन भी है, बजाओ जाम फॉर मुगल्स।